मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो को बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। मैं आपका मार्गदर्शन करता हूं वास्तविक ग्रहों की स्थिति पर। मैंने भी YouTube बहुत देखा है, आप भी देखा है, लेकिन मेरा वीडियो आपको एक जीता जागता किसी कुंडली के साथ में होगा। मैं उन योगों को कुंडली में भी दिखाता हूं और वो कोई बाबा आदम के जमाने की कुंडली नहीं, जो हमारे पास परेशानी लेकर के आई है कुंडली, उन्हीं की कुंडली में, अनुभव वाली कुंडलियों में दिखाता हूं। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण योग के ऊपर, पंचम भाव, पूर्व जन्म के कर्मों का। पंचम भाव शिक्षा, बुद्धि, संतान, इष्ट देव, शास्त्र में निपुणता, सत्ता, लाटरी, राजनीति, प्रतिभा, साहित्य, संतान का सुख, प्रेम प्रसंग, कल्पना शक्ति और पूर्व जन्म के कर्मों से संबंध रखता है। विशेष तौर पर वे कर्म जो अधूरे रह गए। कुंडली का द्वितीय भाव, ये द्वितीय भाव कुंडली का द्वितीय भाव, कुंडली का द्वितीय भाव धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण है और प्रथम भाव धर्म त्रिकोण है। तो धर्म त्रिकोण के तीन आते हैं, लगन, पंचम और नवम भाव। धर्म त्रिकोण का दूसरा भाव है ये, धर्म त्रिकोण का दूसरा, द्वितीय धर्म त्रिकोण का त्रिकोण है, दूसरा भाव है। शास्त्र कहता है कि धर्म, धार्मिक प्रवृत्ति से धर्म करो, नीति से करो और फिर अर्थ कमाओ, फिर काम उसके करो और फिर मोक्ष के लिए जाओ, ऐसा शास्त्र बताता है, चार को साथ बताते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों को प्रदर्शित करता है पंचम भाव। जब कोई मनुष्य अंतिम सांस पर होता है, मृत्यु नजदीक होती है, तो उस समय पर आत्मा कुछ क्षण के लिए विचार करती है, उसके किए गए कर्मों के आधार पर रुक जाती है और उस समय याद आता है कि मैंने क्या काम किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, सब याद आता है उस समय पर। कुछ अधूरे भी कर्म होते हैं और कुछ हमारे पूर्वजों के द्वारा भी कर्म पंचम भाव दर्शाता है, कि पंचम भाव पूर्व कर्मों का है। नवम भाव संचित कर्म है, जो कि शुभ कर्म बनता है, अशुभ हो या कैसे भी हो। अच्छा बुरा किया, क्या किया, आपके पूर्वजों ने किया या आपने किया, वह पंचम भाव भी बताता है, कि पंचम भाव ज्ञान है। और लगन से पंचम, हर एक भाव से पंचम भाव उसकी वृद्धि का भाव है। यह आपका भाव है तो यहां पर आपकी संतान मिलेगी, शिक्षा मिलेगी, नीतिवान हो गए। पंचम भाव बलवान हो तो ऐसा मान लो आपने या आपके पिता ने या आपके दादा ने, पूर्वजनों ने अशुभ कर्म किए थे, तो पंचम भाव अनुमान मिलेगा। सदन साइड में, दक्षिण भारत में तो दादा के नाम पर पहले संतान का नाम रख देते हैं, क्योंकि पंचम भाव को दादा आदि कैसे भी माना गया हो, अलग अलग तरीका है, कोई बात नहीं। कुंडली का ये पंचम भाव है, ये नवम भाव है, और नवम से नवम ये पिता के भाग्य का भाव भी हो जाता है, पिता के भाव का हो जाता है। और आप कोई नया काम करने की सोच रहे हैं, वो पंचम भाव बताता है, क्यों पंचम भाव बुद्धि का भाव है। द्वितीय भाव भी बताता है, द्वितीय भाव में धन आता है तभी तो नया काम करेंगे, और पंचम भाव बुद्धि का है तो आपकी सोच आ जाएगी। काल पुरुष की सिंह राशि का भाव है। आपका ज्ञान पंचम भाव से मालूम होगा कि आपका कितने ज्ञान है और आप किसी काम को कितनी बुद्धि से करते हैं। विवेक के लिए तो द्वितीय भाव है, क्योंकि काम करने में बुद्धि भी लगानी पड़ेगी, ज्ञान भी लगाना पड़ेगा। वह आपको कितनी बुलंदी पर ले जाएगा, कितनी बुलंदी पर ले जाएगा। अगर पंचम भाव का पंचमे केंद्र में हो, ये केंद्र है, चार केंद्र में है, तो श्रेष्ठ माना जाता है। विष्णु है ये चार केंद्र, और त्रिकोण माता लक्ष्मी है, ऐसा माना गया है। अगर पंचम भाव का स्वामी, ये पंचम भाव का स्वामी लगन में हो, कोई भी लगन की कुंडली हो, एक सामूहिक बात बताते हैं, लगन में हो तो बुद्धिमान होता है। वह बुद्धिमता से
ज्ञान से कार्य करेगा, उसको बुद्धि को खर्च करेगा, क्यों, वो स्वयं है, बुद्धिमान है, तब तो उसका फायदा है, बुद्धि इस्तेमाल करेगा तो होगा। द्वितीय भाव वाणी का भी भाव है, कुटुंब का भी भाव है, धन का भी भाव है। अच्छी वाणी होगी, अच्छा कलाकार होगा, कि पंचों भाव अपने आप में कलात्मक है, और द्वितीय भाव भी कला का भाव है, कलात्मक हुआ। अगर तृतीय भाव में हो पंचम भाव का स्वामी, तो स्वभाव भी अच्छा होगा, सभी कार्य बड़ा सोच समझ के करेगा, सम्मान की प्राप्ति होगी। अगर चतुर्थ भाव में पंचम भाव का स्वामी हो, तो देव गुरु का भक्त बनाती, अच्छा बनाती है, कहने का मतलब केंद्र अच्छा बनाती है, माता पिता का आज्ञाकारी होगा। पंचम भाव का स्वामी पंचम में ही हो, तो फिर तो दर्श को कहना ही क्या है, विद्वान होगा, गुणवान होगा, सम्मान होगा। लेकिन पंचम भाव का स्वामी छठे, आठवें, 12वें में हो, तो ये अशुभ होगा, रोगी होगा, परेशानी देने वाला होगा। सारांश में कह दो, इन 6 भाव, इन 3 भावों में अशुभ माना जाएगा। सप्तम भाव में पंचम भाव, पंचमेश हो सप्तम भाव में, तो अच्छी स्त्री होगी, पत्नी भी अच्छी होगी, अच्छी मिलती है, समझदार मिलती है। और पंचमेश 9 भाव में हो, तो धनी, विद्वान, भाग को चमकाने वाला भी होता है। 10वें भाव में पंचम भाव का स्वामी 10वें में चला जाए, तो अच्छा राजयोग माना जाता है, अनेक प्रकार के सुखों को भोगता है। एकादश भाव में पंचम भाव का स्वामी एकादश भाव में चला जाए, विद्वान, धनवान, कोई कमी नहीं। और 12 में चला जाए, जैसे मैं बताया 6, 8, 12 में चला जाए, तो समझो किसी प्रकार का सुख नहीं, पूर्व जन्म के कृत अशुभ कर्मों का प्रभाव है। ये मैंने आपको बताया पंचमेश की स्थिति। लेकिन जब पंचम भाव में अगर राहु हो, क्यों, पंचम भाव और पंचम भाव में राहु पिता में है, पूर्व जन्म के कर्मों को इंगित करता है। तो पंचम भाव में राहु हो, तो केतु आपका एकादश भाव में होगा। अभी अंशों के आधार पर, जैसे मैंने बताया, राहु की पंचम दृष्टि 9वें भाव पर भी है, लगन पर भी है, सप्तम दृष्टि एकादश पर है। केतु की पंचम दृष्टि तृतीय भाव पर है, और 9 दृष्टि सप्तम भाव पर है, सप्तम दृष्टि पर। इनके अगर वह पंचमेश प्रभावित हो रहा है, या और किसी पाप ग्रह से प्रभावित हो रहा है, तो दोस्त को फलों में न्यूनता आएगी। जरूरी बात है कि राहु जब पूर्व जन्म को अंकित करता है, तो राहु की 3 दृष्टि है, पंचम 9वें भाव को भी देखेगा, लगन भी देखेगा, एकादश को भी देखा। अगर कहीं पंचम भाव का स्वामी इनके प्रभाव में आ रहा है, तो फिर अशुभता भी होगी, परेशानी भी आएगी। आपने पूर्व जन्म में क्या कर्म किया, शुभ कर्म किया, तो ये पंचम भाव बलवान होगा। और अशुभ कर्म किया आपने, आपके पिता ने, क्योंकि ये ऋण चलता आ रहा है, किया, तो कर्म के आधार पर आपका पंचमेश पीड़ित हो जाएगा, चाहे कहीं पर भी हो। जैसा कर्म होगा उतनी ही पीड़ितता मिलेगी। अगर पंचमेश बलवान होगा, अंशों में बलवान हो, मूल त्रिकोण में उच्च राशि का हो, तो फिर तो कहना ही क्या है। लेकिन अगर बलवान नहीं होगा, पीड़ित होगा, तो आपके कर्म के आधार पर फल मिलेंगे। पंचम भाव में राहु की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों। पंचम भाव में राहु, यहां पर हमारे विद्वानों ने राशियों को 2 भागों में बांटा है, एक पुरुष राशि और एक स्त्री राशि। मैं एक सारांश में बताता हूं, वैसे तो फिर तो एक राशि के लिए एक वीडियो हो जाएगा, मैं सारांश में बताता हूं। विषम राशियों को पुरुष राशि कहा गया है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 राशि। अगर पंचम भाव में हो और राहु वहां पर हो, तो ऐसा जातक, राहु ऐसा जातक को घमंडी बनाता है, क्योंकि राहु की दृष्टि लगन पर भी है, घमंडी बनाता है, वह घमंड हो जाता है उसमें। क्यों, राहु की कुशार बुद्धि भी होती है और भ्रष्ट भी होती है। ये देखना होता है कि वो कौन सी राशि में राहु है। इसके साथ साथ एक और मैं बता दूं, पंचम भाव में राहु है, अगर पंचमेश आपका केंद्रों में बैठा हुआ है, शुभ स्थिति में है, तो बहुत अच्छा राजयोग हो जाता है।
उसको राहु ऊपर उठा देता है, अगर निर्बल है तो नीचे गिरा देता है। यह भी एक बात है। और अगर स्थिर राशि में राहु हो, पंचम भाव में स्थिर राशि कौन सी है? 2, 4, 6, 8, 10, 12 मीन राशि, यानी वृषभ राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर और मीन राशि, ये इसी राशियां हैं। इनमें अगर पंचम भाव में राहु है तो अच्छी शिक्षा मिलेगी, घमंड नहीं होगा, यश भी मिलेगा, यश भी मिलता है, संतान सुख भी मिलता है, परंतु 2 विवाह की आशंका हो जाती है। लेकिन अगर पुरुष राशि में राहु हो, यहां पर पुरुष राशि में राहु हो तो घमंडी बनाता है, और जो शिक्षा उसने ग्रहण की है वो साइड में रख दो, दूसरा ही कोई व्यवसाय करता है। वह शिक्षा, देखिए शिक्षा किसी की ऐसा नहीं है बेकार नहीं जाती, लेकिन जो शिक्षा अगर मान लिया उसने चिकित्सक बना है तो उसका चिकित्सक का फील्ड नहीं रहेगा, दूसरे में ही कहीं चला जाएगा। मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। तो स्त्री पुरुष राशि पंचम भाव में हो, राहु वहां पर हो, जो शिक्षा सोच करके ग्रहण की है उसमें या तो वो जो मिलेगा नहीं, और मिल भी गया तो उसमें प्रगति नहीं होगी, व्यवसाय नहीं होती, असफल हो जाता है। ये मैंने खूब उदाहरण पर देखा हुआ है। और स्त्री राशि में हो तो सम्मान भी मिलता है, क्योंकि दर्शकों हम स्त्री राशि का सम्मान नहीं करते, लेकिन राहु स्त्री राशि का बड़ा सम्मान करता है। अगर चतुर्थ भाव में भी स्त्री राशि में राहु हो तो तकलीफ देता है। राहु तो तकलीफ देता है पुरुष राशि को, राहु तकलीफ देता है पुरुष संतान को। क्यों? वो वंश के कर्णधार हैं। तो जो अगर पितृदोष देखना है तो आप अपने पुत्रों की कुंडली में देखिए, कन्या की कुंडली में कम मिलेगा, अपना लेके आई होगी, लेकिन एवरेज में पुत्रों की कुंडली में अधिक मिलता है, कि वंश की हानि कर देता है राहु, ऐसा कर देता है। तो ये मैंने आज आपको पंचम भाव पूर्व जन्म से संबंधित मैंने आपको बताया। अब जो मेरे पास कुंडली आई है 5 मिनट उसमें भी टाइम लगाते हैं। पंचम भाव और राहु पूर्व जन्म के कर्म, पंचमेश की स्थिति मैंने सूक्ष्म तौर से आपको पंचमेश की स्थिति सभी भावों में बता दी है। अब हम इस कुंडली में बताएंगे कि पूर्व जन्म में उसने क्या कर्म किया और क्या अभी उसको भोग रहा है, और ऐसा आपको मुश्किल से ही मिलेगा। मैं उसके बिना, जातक का जन्म 20 अगस्त 1985 शुक्ल पक्ष चतुर्दशी श्रावण 3 बुधवार को शाम को 16:04 बजे हुआ। श्रावण नक्षत्र, श्रावण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है, और देव कौन है मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, श्री हरि विष्णु हैं। इनमें जब चंद्रमा होता है तो धार्मिक प्रवृत्ति आ जाती है, नैतिकता आ जाती है, नैतिकता से काम करते हैं। मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया है जिसमें मैंने 3 नक्षत्र बल, कौन सा, चंद्रमा जिस नक्षत्र में वो, लग्नेश जिस नक्षत्र में वो, और आपका कर्मेश दशम भाव का स्वामी जिस नक्षत्र में वो हो, वो सभी तीनों नक्षत्र का प्रभाव आपकी कार्यशैली पर डालता है। मैंने इससे पहले वीडियो बनाया हुआ है, आप देखना, आपका बहुत ज्ञानवर्धक होगा। जन्म के समय पर धनु लगन हुआ 23 डिग्री है। द्वितीय भाव में गुरु मकर राशि में है, 15-28 है, नीच का वक्री है। सिद्धांत के हिसाब से उसका माना जाता है, लेकिन शास्त्र ये कहता है कि गुरु पाप ग्रह की राशि में है। पाप ग्रह की राशि कोई भी हो सकती है, गुरु को पाप ग्रह की राशि में बोला गया है। तो गुरु जो है इतना खुश नहीं है वहां बैठ करके, और चंद्रमा 17-19-59 लेकर के है। पंचम भाव में मेष राशि का राहु है। मेष राशि का राहु पंचम भाव में हो तो जो शिक्षा जो ग्रहण कर रही है उसमें रुकावटें आएंगी, और जो शिक्षा पार भी कर ली तो उसमें उस शिक्षा के अनुरूप वो उसको सर्विस नौकरी नहीं मिलती, कोई दूसरी ही मिलती है। चतुर्थ भाव यानी कर्क राशि में अष्टम भाव में शुक्र 6:41 लेकर के छठे भाव का स्वामी है। बुध वहीं पर 10 में से 23 लेकर के है, और पंचम भाव का स्वामी मंगल नीच राशि में 28 डिग्री लेकर के सूर्य से अस्त है। प्रभाव तो देगा, क्यों, सूर्य से अस्त का मतलब है 13 डिग्री दूर है। नवास में देखते हैं तो सूर्य से काफी दूर है मंगल,
थोड़ा प्रभाव देगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं देगा, लेकिन अस्त है, कमजोर है, नीच राशि में है, यहां पर दिक्कत आ गई। और 9वें भाव में सूर्य 11 डिग्री 24 मिनट लेकर के विराजमान है। एकादश भाव में शनि उच्च राशि में केतु है, और देखिए शनि यहां पर उच्च राशि में है। ऐसा शनि देव इसको अच्छा धनवान बना रहा है, और उच्च राशि में शनि है, केतु यहां पर ध्वज का काम करता है। और शनि द्वितीय भाव का स्वामी, जब द्वितीय भाव का स्वामी एकादश में शनि हो तो धन की कोई कमी नहीं, समाज से जुड़ने वाला आदमी, और केतु ध्वज का काम कर रहा है। ये रही। अब आइए मूल विषय पर आइए कि पंचम भाव कैसे पूर्व जन्म के कर्मों को बताता है। पंचम भाव में राहु, पंचमे से नीच राशि में, बुध के साथ, बुध दसम भाव का स्वामी है, कर्क राशि में है, और बुध की दृष्टि चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है। प्रेत योग यहीं पर हो गया। जब दसम भाव का स्वामी जिस राशि में होगा, उस राशि का प्रभाव उस पर होगा तो प्रेत योग होगा, तो चंद्रमा यहां पर रहेगा, और चंद्रमा बुध आमने सामने, जैसे शनि और सूर्य का विषयोग आता है, चंद्रमा का विषयोग आता है, आ गया। शुक्र भी यहां पर आ गया, छठे भाव का स्वामी शुक्र आ गया, और पंचम भाव का स्वामी मंगल यहां पर नीच राशि में, अस्त भी आ गया और नीच राशि में आ गया। राहु पाप ग्रह की राशि में आ गया, मकर राशि में, नीच नहीं है, पाप ग्रह की राशि में। पाप ग्रह की राशि, जितने भी पाप ग्रह हैं उनकी राशि में अगर गुरु हो, राहु ने गुरु हो, तो हरिवंश पुराण यह कहता है शिक्षा, संतान और धन के लिए अशुभ माना जाता है, और प्रबल पितृदोष माना जाता है, पितरों का प्रभाव माना जाता है गुरु का। हरिवंश पुराण ना पढ़ लेना, मैं पढ़ करके वीडियो बना रहा हूं मेरे दर्शकों। अभी पंचम भाव में राहु हो, पंचमे स्त्रीक भाव में, पंचम भाव में राहु हो, पंचमे स्त्रीक भाव में, नीच राशि में, त्रिक भाव यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, नीच राशि में हो, और लग्नेश भी नीच राशि में हो, चंद्रमा भी शुभ स्थिति में ना हो, तो मातृ श्राप होता है। मतलब पूर्व जन्म में माता के साथ व्यवहार ठीक नहीं रहा, या इनका या इनके कर्मजों का, तो यह ऋण है, भुगतान करना पड़ेगा। उस श्राप से संतान हानि का योग बन गया। पंचमेश अष्टम भाव में, पंचमेश अष्टम भाव में आ गया और नीच राशि में आ गया, और बुध के साथ आ गया, पंचमेश बुध के साथ आ गया। पराशर जी ने अध्याय 85 में स्पष्ट लिखा है, इस किताब में लिखा है मेरे दर्शकों, ये प्रूफ है कि पंचमेश नीच राशि में हो, बुध के साथ हो, और मेष राशि या वृश्चिक राशि में राहु हो, और गुरु भी, लग्नेश गुरु भी नीच राशि यानी पाप ग्रह की राशि में हो, और चंद्रमा भी शुभ नहीं हो, तो चंद्रमा भी शुभ नहीं है यहां पर, तो मातृ श्राप होता है। दूसरा, दसवें त्रिक भाग में हो, दसम भाव का स्वामी त्रिक भाग में हो, गुरु पाप ग्रह की राशि में हो, गुरु पाप ग्रह की राशि में आ गया, पंचमेश कमजोर हो, पंचमेश कमजोर हो, पंचम में राहु और पंचमेश बुध के साथ हो, तो पितृ श्राप होता है। तो माता और पितृ का श्राप, और माता पितृ श्राप कब देते हैं, आप थोड़ा सा अपने दिल में सोच के देखिए, ये मैं नहीं, पराशर जी बता रहे हैं कि माता का श्राप और पितृ का श्राप कब देते हैं, जब हम माता पिता के उसको देख रेख नहीं करते, उनके साथ हमारा व्यवहार ठीक नहीं रहता। जैसे ये चंद्रमा शनि का विषयोग आता है, माता के कारण आता है, सूर्य शनि का विषयोग आता है, पिता के कारण आता है, तो वो पूर्व जन्म के कर्मों का है, वो कर्म लेके आया है और यहां पर भोगना पड़ रहा है। और दशा भी गुरु की चल रही है, 30 तक है, 14 से 30 तक, 30 में थोड़ा ही दिन बाकी है। बोलता है गुरु जी क्या मुझे संतान सुख मिलेगा? अब आप ही देख करके बताइए कि ये मैंने दो शाप 85 पराशर जी के जो मोती उन्होंने हमारे लिए पथ मार्गदर्शन में डाल रखे हैं उनको करने के लिए, तो ऐसी स्थिति है। ये है पंचम भाव, ये है पंचम भाव और राहु पूर्व जन्म के कर्म। इस राहु और पंचम भाव के से निमित्त ये कुंडली भी मेरे पास है जो कि ऐसा है। तो ये है दर्शकों, इसका एक ही उपाय है। ये शाप बहुत है पंचम भाव से शुद्ध में, अलग अलग है। अगर मैं वर्णन करने लगूं तो सुबह से शाम तक वीडियो, कहीं ब्रह्म शाप है, कहीं गुड़ शाप है, कहीं भातृ श्राप है, कहीं बहन का श्राप है, कहीं मासी का श्राप है।
श्रापों की कोई कमी नहीं है। तो आप ऐसे कर्म करो ना जो श्राप कोई दे ही ना। आप हमेशा ये कहते हो, एक अनपढ़ आदमी भी चलते चलते कह देता है अब इस गरीब को मत सताओ, ये आह दे देगा। वो आह का मतलब है श्राप दे देगा। आप अच्छे कर्म कीजिए तो कुछ ऐसा नहीं होगा। अब जो आ गया है वो तो भोगना पड़ेगा। उसका सीधा उपाय है, मैं शास्त्रों के हिसाब बताता हूं। जो भी संतान की जिज्ञासा रखते हैं, चाहे आपके लगन कुंडली किसी भी लगन की हो, किसी भी उसकी हो, जो संतान की जिज्ञासा रखते हैं, शास्त्रों का उपाय है नारायण बलि के साथ नाग बलि पति पत्नी दोनों मिलकर करें और छोड़ दे श्री हरि के ऊपर, अवश्य आपकी बात सुनी जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं कहूंगा लाइक करें, शेयर करें। जिन्हें चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब, ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।